सभी को नमस्कार। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार एक बार फिर से आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमने वीडियो बनाई है वो लेवल 4 की जो फर्स्ट यूनिट है एडवांस इन रिटेलिंग, उसके फर्स्ट लेसन में बनाई है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। देखिए, इस चीज़ की शुरुआत करने से पहले आपको यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। देखिए, नाम जो आप देख पा रहे हैं एडवांसेस इन रिटेलिंग। देखिए, एडवांस का अर्थ होता है सिंपल सा कि भाई समय से आगे सोचना पड़ता है, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, एडवांस में सोचना पड़ता है। अब रिटेल के बारे में यानी कहने का अर्थ है जो भी आप काम करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा एडवांस होके चलना पड़ेगा ताकि वो काम आप प्रॉपर तरीके से कर पाओ। अब जो हमारा फर्स्ट लेसन है इस यूनिट का, जैसा आप देख पा रहे हो इधर, रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब रिटेल का अर्थ तो आप लोग जानते ही हो। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देखिए ऑर्गेनाइजेशन कोई भी संस्था होती है और स्ट्रक्चर होता है ढांचा। अब किसी भी संस्था का जो ढांचा है वो अगर मजबूत होगा, उसका स्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो वह संस्था उतनी ही परिपक्व और मजबूत होगी। देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से कि रिटेल एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व ऑल द स्टेप्स इन विच ए प्रोडक्ट, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज रिचेस टू द फाइनल कंज्यूमर आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। देखिए, रिटेल एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंदर इन्वॉल्व है कौन कौन से स्टेप्स कि जिसमें ए प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स वस्तुएं और सेवाएं, जिसमें क्या होता है फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती है। कब? आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, जब वो बन के तैयार हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कोई भी वस्तु जब बन के तैयार हो जाती है वो या तो वस्तु के रूप में या सेवा के रूप में फाइनल कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। ये एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल। अब इसके अंदर जो रिटेल का स्ट्रक्चर बताया गया है, अब उसमें देखिए स्ट्रक्चर के अंदर यानी उस रिटेल के ढांचे के अंदर कौन कौन से स्टेप्स या फिर कौन कौन से पार्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या क्या उसमें किया जाता है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आता है आपका ऑनर, यानी उसका मालिक कौन है उस संस्था का, उस स्ट्रक्चर का। सीईओ, प्रेसिडेंट, इन सबको एक ही बोल सकते हो आप लोग। सेकेंड नंबर पे आता है स्टोर ऑपरेशन। अब इसके अंदर क्या कहता है, स्टोर के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, अब उसमें क्या क्या आ सकता है आपका, उसकी आपकी मैनेजमेंट आ गई, आपका कैशियर, आपका सेल्स डिपार्टमेंट एटसेट्रा, यानी ऐसे ही और भी बहुत आएंगे स्टोर ऑपरेशन के अंदर। मार्केटिंग, अब मार्केटिंग में क्या होता है कि भी आप जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसको आपको सेल करने के लिए अब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, उसके अंदर आपका विजुअल डिस्प्ले यानी वस्तुओं का प्रदर्शन, पब्लिक रिलेशन, भाई आपके संबंध कैसे हैं पब्लिक के साथ में, या फिर आपने प्रमोशन, भी प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को या अपनी संस्था को प्रमोट करने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लिया है, वो आपका सारा प्रमोशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका मर्चेंडाइजिंग। अब मर्चेंडाइजिंग में देखिए सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आपका प्लानिंग, योजना बनाना। योजना, बिना प्लानिंग के आप लोग किसी भी काम को अच्छे तरीके से या सुचारू रूप से नहीं चला सकते, नहीं कर सकते, इसलिए प्लानिंग मैंडेटरी है, मस्ट है। उसके बाद देखिए बाइंग, यानी वस्तुओं को खरीदना, वो भी इसी के अंदर आता है, मर्चेंडाइज के अंदर, यानी प्रोडक्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी मर्चेंडाइजिंग में चली जाएंगी। इन्वेंट्री कंट्रोल, भी वस्तुओं को कंट्रोल करना, इन्वेंट्री को, अपने सामान को कंट्रोल करना, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, वो सारा आपका
मर्चेंडाइजिंग में आ गया। उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस। अब ह्यूमन एचआर जो सेक्टर होता है उसके अंदर आपका पर्सोनल है, फिर आपका ट्रेनिंग सेक्टर है, वो सारा आपका ह्यूमन रिलेशंस में आ गया। यानी आपने कितने कर्मचारियों को अपने स्टोर पे रखना है, किन किन को जॉब देनी है या किन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, वो सारा आपका एचआर रिलेशंस में आ गया है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंस सेक्टर। अब फाइनेंस भाई सभी को पता है, पैसे से लेन देन संबंधी जो भी होता है वो सारा आपका फाइनेंस में चला जाएगा। जैसे इसने यहाँ पे दिखाया है कि अकाउंटिंग यानी जो लेखा जोखा है आपका, और क्रेडिट यानी जो अभी आपने जिससे पैसा लिया है या दिया है जो भी है सारा कुछ आपका फाइनेंस से संबंधित जो है वो सब इसमें चला जाएगा। आगे आता है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर इसने बताया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जो मशीनें हैं या जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपने रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सारी संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर से यहाँ से आपको मिल जाएगी। देखिए ये जितने भी हेडिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी में जो आपका एक रिटेल का स्ट्रक्चर जो है पूरा हो जाता है। अगर इन सब को अच्छे से कवर कर लिया तो आपका जो रिटेलिंग स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, यानी कहने का अर्थ है जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम के मध्य आती हैं या जो हमारे काम को करने के तरीक़ों को परेशान करती हैं या हमें काम करने से रोकती हैं, या जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे बीच में बाधा उत्पन्न करती है, प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। नंबर 1 देखिए, स्कोप एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। भाई जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप लोगों ने चूज़ किया है, तैयार किया है, उसका क्या स्कोप है और किस स्केल पे आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। भाई आप लोकल लेवल पे उसको ऑपरेट कर रहे हो, नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, या फिर आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपके बीच में प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करती हैं, नहीं आपके काम में बाधा उत्पन्न करती हैं या फिर आपको काम करने से रोकती हैं। आप डिपेंड करता है कि भाई जो स्ट्रक्चर या जो ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज़ की है आप किस लेवल पे उसको ऑपरेट कर रहे हो। तो ये तीनों लेवल जो हैं आपको रोकते हैं या फिर आपके बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रभावित करते हैं आपको। सेकंड नंबर पे है टाइप्स एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। भाई दूसरा अगर आप देखा जाए कि भाई आप किस टाइप के या किस नेचर के प्रोडक्ट जो है आप बेच रहे हो, प्रोडक्ट सोल्ड यानी आप किस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हो, वो भी देखा जाता है कि भाई वो प्रोडक्ट कौन सा आपने चूज़ किया बेचने के लिए, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। भाई आप अपने विभागों का किस तरह से बंटवारा करते हैं वो भी मैटर करता है। भी आपने उसको प्रोडक्ट वाइज बांटा है या फिर आपने उसको लोकेशन वाइज बांटा है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो किसी भी सेक्टर को हमेशा प्रभावित करते हैं। देखिए जैसा जैसा आप देख पा रहे हो कि भाई डे बाय डे या दिन बर दिन जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। अब जिन जिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपनी संस्था के लिए करते हैं तो उसमें क्या है, जब भी कोई बदलाव आता है तभी कुछ न कुछ नया होता है। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, लोगों की सोच बदलती रहती है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदल जाएगी और जो हमारे काम करने के तरीके हैं वो भी बदल जाएंगे। तो ये कुछ एक फैक्टर लिखे हैं यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को
अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रन करेगा। देखिए इस चैप्टर में इतना ही था। अब अंत में हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखिए इस लेसन के हिसाब से आप लोगों ने जो सीखा है उसमें आपको बताया गया है कि भी रिटेल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, या फिर एक स्ट्रक्चर के लिए अंदर कौन कौन से भाग होते हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, और एक स्ट्रक्चर को जो प्रभावित करते हैं जो भी पॉइंट वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, वो आपको बताए गए हैं। तो इन सभी के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि भी किसी भी संस्था का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए। बिना मजबूत स्ट्रक्चर को हम अपनी संस्था को अच्छे प्रकार से रन नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। और एक अच्छा स्ट्रक्चर होना हमारी एक संस्था की अच्छी निशानी है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको जो ये हमारा लेसन नंबर 1 है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।